सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं आज एक एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर और इसके अलावा रोज़नामा जना के एडिटर शमशाद मांगट भी हमें अभी टेलीफ़ोन पर ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में हमारे जो नुमाइंदे हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। जो ख़बरें हैं आज वो बड़ी अहम हैं और ये बेसिकली डील करती हैं जो क्राइसिस इस वक्त हमारे यहाँ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बात तो दुरुस्त कहते हैं कि रूल ऑफ़ लॉ ना हो तो फिर कोई सोसाइटी जो है वो नहीं वो सही सिमत पे नहीं जाती, लोग सफ़र करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रूल ऑफ़ लॉ है इसको इन्फोर्स करना हुक्मरानों का काम है। आम आदमी जो है सड़क पर जो चल रहा है उसके तो बस में कुछ नहीं है, ना उसके इख्तियार में कुछ है। तो अगर रूल ऑफ़ लॉ नहीं होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत पर ही होती है और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज जिस मुल्क में अगर जजेस को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, जो अदालतों में बैठने वाले जो जज हैं अगर उनके साथ गुंडागर्दी हो, उनके साथ अगर ज़्यादती हो और कोई उन्हें बचाने ना आए और वो वीडियोस पर भी मौजूद हों, उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार ना किया जा सके, तो फिर मुझे ये बताइए कि रूल ऑफ़ लॉ कैसे होगा। फिर दूसरी तरफ हम सिंध पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा बहादराना कदम उठाया और वहाँ से जो तजावज़ात थी, जो सरकारी प्लाट्स पर कब्ज़े किए गए, रिफाई प्लाट्स पर कब्ज़े किए गए, उनको छुड़वाने के लिए नस्ला टावर को मिसाल बनाया तो कि जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार को वापस मिले। तो सिंध हुकूमत एक पूरा ऑर्डिनेंस ले आई है। काबीना ने, जो सूबाई काबीना है, उन्होंने इसको अप्रूव करके गवर्नर के पास भेज दिया दस्तखतों के लिए कि जो भी कोई इलीगल बिल्डिंग है जिसके अंदर कोई भी गैर कानूनी को काम किया गया है उसको अब प्रोटेक्शन दे दी जाए। यानी जो बेईमानी की गई, जो लूट खसूट की गई, अब वो पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी वो अब ये ले आई है, सिंध काबीना ने एक ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया उस सारी लूट खसूट को, उस सारी जो एक हरामखोरी की गई है उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको जनाब एक वो गवर्नर साहब के पास वो चला गया ऑर्डिनेंस। फिर एक ख़बर जिस पर हम बात करेंगे, एक डेडलॉक हो गया पीटीआई और पीएमएल-क्यू के बीच में पंजाब में, और वो डेडलॉक है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। तो हमारे पास इत्तलात हैं, उसमें मुस्लिम लीग काफ ने आज भी उनकी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि ये जो पंजाब में जो पीटीआई की गवर्नमेंट, जो बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने जो वो बल्दियाती कवानीन के हवाले से जो कुछ भी किया है वो सेटअप एक्सेप्टेड नहीं है पीएमएल-क्यू को। तो ये एक आगे जाके क्या सूरत इख्तियार करती है, ये सारी सूरत हाल बड़ा दिलचस्प है, इस पर भी हम करेंगे तजिया। इसके अलावा रियाज़ फतेहाना साहब को एक नोटिस जारी किया है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कि उन्होंने क्यों बात की है ज़रताज गुल और अमीन असलम साहब के झगड़े की। बड़ा ये अहम इशू है, इसलिए अहम इशू है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए और माजी में जो हुक्मरान थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड कंपनीज़ की तरह एक्ट किया है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मराद दी गई हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर मलिक अमीन असलम कौन है? अमीन असलम भी तो एक दोस्त हैं, वैसे तो वो MNA का इलेक्शन हार गए थे वहाँ पर, और वहाँ की जो क़यादत है, चाहे वो ताहिर सादिक साहब हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, या जो दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर, उनके ऊपर उनको मुसल्लत करके जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको एक बड़ा टास्क दिया और अब रियाज़ फतेहाना साहब को भी नोटिस इस बात पे दे दिया। एक बड़ा सवाल है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके अंदर गुफ्तगू करना वो असम्बली की प्रोसीडिंग समझा जाता है। कोई भी MNA, कोई भी लेजिस्लेटर जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आया हो वो वहाँ पर कोई भी बात कर सकता है। तो क्या अब ये तहरीक इंसाफ ये मैसेज दे रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दोस्त हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़ास मसाहब हैं, उनके हवाले से कोई MNA ना बात करे, असम्बली में भी बात ना करे, कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी असम्बली की प्रोसीडिंग ही कंसिडर की जाती हैं। एक अजीब मुअम्मा है ये किस किस्म की जमहूरियत की बात हो रही है, किस किस्म की सियासत की बात हो रही है।
और अगर मेरिटोक्रेसी की बात हो रही है तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि आपका कोई बच्चा हो या आपका कोई अजीज़ हो आप उसे नवाजें। अगर आप अपने दोस्तों को नवाज रहे हैं तो वो भी एक तरह से मेरिट को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। और ये सवाल है हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि ये किस तरीके से ये बात की। और फिर अगर आप अपने अरकान को रोकते हैं कि वो अगर कहीं कोई ख़राबी हुई है, अगर कहीं कोई वायलेशन हुई है, अगर कोई झगड़ा हुआ है, कोई अगली सीन हुआ है जिससे पाकिस्तान के इज़्ज़त को ठेस पहुंची है, वक़ार को ठेस पहुंची है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो MNA इसलिए बात ना करें कि जिसके बारे में बात है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का दोस्त है और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वेरी सैड अफेयर्स। लेकिन इस पर देखेंगे कि मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने जिक्र किया था जज साहब का, राव अब्दुल जब्बार साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ये वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में, और एक बड़ा एक अगली सीन हुआ जहाँ पर वकीलों ने, जो बार के सदर थे, बार के सेक्रेटरी थे सरदार जाहिद गोंदल साहब, ये सदर बार थे जाहिद गोंदल, और सेक्रेटरी बार जनाब यासिर अरफात, और इन्होंने अपने साथियों के हमरा अदालत के अंदर जो आकर जज साहब के साथ जो सलूक किया। मेरे पास 2 छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। ये मामला हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, लेकिन मैं ये चीफ जस्टिस साहब की नज़र पेश करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जजेस को वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और अगर सच्ची बात करने पर या ताकतवर लोगों के बारे में कोई फ़ैसला करने पर, या जो इंतज़ामी लोग हैं किसी ज़िले में, उनके हवाले से अगर वो कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला करते हैं तो उनका ये हशर हो सकता है। तो मैं और आप, हम क्या कहाँ पर हम खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ ज़रा तहम्मुल से, ये 2 वीडियोज़ हैं। सबसे ये CCTV एक तो है फुटेज जो उस कमरे की है जहाँ पर जज साहब बैठे थे, वकील आते हैं, उनको उठा के अंदर ले जाते हैं, तशद्दुद उन पर करते हैं, और आप देखिए किस कदर आवाज़ें आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आप देखेंगे कि जब उनको उठा के ले जा रहे हैं वो किसी ने मोबाइल फ़ोन से बनाया। मैं ये दोनों क्लिप आपके नज़र करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस साहब, और इसके साथ साथ मैं जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपकी खिदमत में भी ये पेश करना चाहता हूँ। जनाब चलाइए जी वो सबसे पहले क्लिप ज़रा। आ रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन है। गालियां भी आप सुन रहे हैं जो ये निकाल रहे हैं, और ये उनको उठा के ये ले जा रहे हैं अंदर चेंबर में, इसलिए कि उनको ये शायद अंदाज़ा है कि यहाँ पर CCTV फुटेज है और ये बन रही होगी, कैमरे लगे हुए हैं। ये अब अंदर ले जा रहे हैं, और ये जो वकील हैं कुछ 1-2 अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर हैं, और अदालतों में पुलिस मौजूद होती है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि उनको पता नहीं है, उनको ये मालूम था कि आज ये वकला ये वहाँ पर जाके करेंगे, क्योंकि वो उस जगह के डिप्टी कमिश्नर और जो दूसरे इंतज़ामी लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ये देखें ये सब लोग अंदर जा रहे हैं, ये गाली गलोच की आवाज़ें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ें भी रखें, ज़रा लोग सुने। ये आप देखें ये अब किस अंदाज से, खैर इन्होंने इसको फुटेज को, ये अब छोटी वीडियो ये देखें ज़रा। ये देखें, ये जिस वक्त उनको जज साहब को ये उठाने की बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये देखें, ये उठा रहे हैं उनको वहाँ से। ये इसमें ये क्लोज़अप से किसी ने ये फुटेज बनाई। बहरहाल मैं आता हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो जो फुटेज थी सारी उसको शायद फ़ैसला कर लिया कि ये लंबी फुटेज है, तो उसको काट के इन्होंने छोटा कर दिया। बट आई वांटेड टू शो यू द होल वीडियो, वो 2-2.5 मिनट की जो गाली गलोच और किस तरीके से लोग अंदर आए और गए, मैं आपको वो दिखाना चाहता था। अब मेरे साथ हैं हमारे नुमाइंदे हैं हमारे, मैं उनसे बात करता हूँ। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी मंजर सजाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ जी। अच्छा, शमशाद मांगड़ साहब आप भी हमारे साथ हैं? जी मांगड़ साहब, मैं आपकी इजाज़त से पहले मंजर सजाद को थोड़ा सा इसकी तफसील लूँगा। हमने ये देखा मंजर सजाद के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनको गाली गलोच और सब कुछ किया गया, मारा पीटा गया,
दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अदालत से निकाल दिया गया, गाड़ी में बिठा के ये कहा गया कि आइंदा यहाँ पर तुमने आना नहीं। और ये सब कुछ हुआ। जो जाहिद गोंदल साहब हैं, ज़रा तस्वीर चला दें जाहिद गोंदल साहब की, अगर आपके पास है, जो बार के सदर हैं वहाँ पर। और उसके बाद फिर ये यासिर अरफात साहब, ये जनाब ये सदर साहब हैं। मैं चाहता हूँ पूरी कौम देखे कि ये जो उस वक्त गुंडागर्दी की गई जज साहब के साथ, ये जाहिद गोंदल साहब हैं जिन्होंने जाके हमला किया। ये वकील हैं जिनको वकीलों को कहा जाता है कि ये ऑफिसर्स ऑफ लॉ हैं, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है इन्हें, ये लॉ ऑफिसर्स हैं। ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें इनको, जाहिद गोंदल साहब को। हमारी कोई ज़ाती प्रकाश नहीं है, लेकिन ये एक जज को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, ये इन्होंने जाके बाकायदा तौर पर एक उनको मारा पीटा अपने साथियों के हमरा, और उन्हें बिठाकर गाड़ी में ये कहा कि आइंदा आपने यहाँ पे नहीं आना, मुबैना तौर पर। अब ज़रा जो सेक्रेटरी बार हैं यासिर अरफात साहब, ज़रा इनकी भी तस्वीर दिखा दें। मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम देखे, यासिर अरफात साहब को भी देखे। नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े हमारे बहुत बड़े हीरो थे फ़लस्तीन के। और ये हैं वो यासिर अरफात जिन्होंने जज साहब को मारा। ये अंदाज़ा कर लें ज़रा। ये वैसे तो बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, लेकिन कानून की धज्जियाँ उड़ाई उन्होंने। सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जाके कमरा अदालत में मारा पीटा, जिसकी फुटेज आपको मैंने दिखाई है। अब मैं आता हूँ जनाब हमारे जो मंजर सजाद साहब। मंजर साहब, ये थोड़ा सा मुझे यानी 1-2 मिनट में पूरा वाकया बताएं कि ये शुरू कहाँ से हुआ और ये था क्या, इन वकीलों का झगड़ा क्या था उनके साथ। जी समी साहब, इसमें मामला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि ये एक डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा ने एक सरकारी क्वार्टर जो है वो एक स्कूल टीचर के नाम अलाट करके उसको कब्जा दिलवाया था। और जो उस क्वार्टर पे पहले से मौजूद थे सरकारी मुलाजम, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ, इस अलाटमेंट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू किया था। सेशन जज राव अब्दुल जब्बार ने इसकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को तलब किया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की बजाय उनका जो क्लर्क है राना महबूब, वो सारफ अदालत में पेश हुआ है और उसने वहाँ पे कुछ मौजूद अदालत के साथ गलत रिमार्क्स जो हैं वो उसने वहाँ पे पास किए हैं, जिसपे अदालत ने उसको तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए 3 माह के लिए जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन भिजवा दिया था। इस वाक़े के बाद जो है यानी कि डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने 26 तारीख को तलब किया और एसी को कहा कि वो अदालत में 26 को पेश हों। जब वो 26 तारीख को पेश हुए तो ये जिन वकला फरियाद दर्ज की गई है, ये वकला साहबान भी उस वक्त वहाँ पे कमरा अदालत में उनके साथ नहीं बीच में मंजर साहब आप मुझे ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने फोन भी किया, आप वो बीच में हिस्सा खत्म कर गए। बिल्कुल, जरा वो बताइए वो क्या मकालमा था। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल उन्होंने जब उनको मालूम हुआ कि मेरा जो एहलकार है उस अदालत की सजा हुई है, तो उसके ऊपर डीसी साहब ने उनको फोन किया जज साहब को, और जज साहब ने अपने फैसले में वो अल्फाज जो हैं वो कोट किए और उनका टेलीफोन नंबर भी उसमें उन्होंने लिखा अपने फैसले में कि मुझे फलां यानी कि डिप्टी कमिश्नर की कॉल आई और उन्होंने मुझे अपना तारुफ करवाया। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी 26 तारीख को मेरे पास पेश हों। यानी कि ये उन्होंने वो सारा मामला जो है वो अपने फैसले में लिखा। तो डिप्टी कमिश्नर 26 तारीख को जब एसी के हमरा वहाँ पे पेश हुए, फिर वही मामला तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ पर भी कुछ रात बने जो तौहीन अदालत के ज़मरे में आते थे, जिसपे जज साहब ने उनको 3 माह के लिए दोनों अफसरान जो हैं ज़िले के उन्होंने वहाँ पे बिठा लिया और उन्हें कहा कि मैं आपने तौहीन अदालत की है, लिहाजा आपको भी 3-3 माह के लिए मैं जेल भिजवा रहा हूँ। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद अली खोखर को अदालत में तलब किया और उन्होंने कहा कि ये आपके हवाले हैं और आपने इनको यानी कि जेल भिजवाना है। और उन्होंने बाकायदा अदालत ने, जो मौजूदा अदालत जो है, उन्होंने राव अब्दुल जब्बार साहब जो सेशन जज है, उन्होंने बाकायदा 2 रोककार जो हैं अलग अलग एसी की और डिप्टी कमिश्नर की, वो गुजरात जेल को भिजवाई, लेकिन ये दोनों अफसरान गुजरात जेल। ताहम ये इनको रिलीफ मिल गया लाहौर हाई कोर्ट से, और जब ये लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, इनकी सजा जो है वो जो अदालत कंज्यूमर थी उसने जो दी थी वो यानी कि मुअत्तल कर दी गई। तो लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने दोनों फरीकैन को जो है बीमा रिकॉर्ड जो है वो 2 दिन बाद तलब किया था। अच्छा हुआ ऐसे कि ये इधर से ये हाई कोर्ट में कार्रवाई थी, इधर यहाँ वकला को भी शोकाज नोटिस जो है वो जज साहब की जानिब से दिया गया कि आपने भी तौहीन अदालत की है, लिहाजा आप इस बारे में पेश हों।
तो इस पे जो बार के जो सदर और सेक्रेटरी हैं ये कुछ वकला के साथ वहाँ पे गए और वहाँ पे जो वीडियो भी आपने दिखाए उसमें वो सारे सीन लगे हुए हैं और हर अदालत में कैमरे लगवाए गए हैं कि जो अदालत में समाअत होती है या जो भी वहाँ मामला होता है उसकी वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सीसीटीवी फुटेज है उस कमरे की जो अभी आपने नाजरीन को दिखाई है, उसमें ये हुआ कि जो कुछ देखा वो सेम ऐसी था कि वकला आए, उन्होंने जज साहब के साथ बदतमीजी की, उनको वहां से उठा के ले गए, उनको गाड़ी में डाला, उनको घर भेज दिया। तो इस सारे वाक़े के ऊपर जज ने जो है बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखी और उसको थाना सिविल लाइन भिजवाया कि मेरे मुद्दत में जो है ये इंसदाद दहशत गर्दी समेत 11 दफा जो उन्होंने शामिल की इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन हुआ ऐसे कि वो मुकदमा दर्ज होने में ताखीर हो गई, जिसके बाद यानी आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने एक सेकंड, आप तो बड़ा मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि ताखीर हुई। ये बुनियादी तौर पर पुलिस ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया, उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया जज साहब के कहने के बावजूद। और जिस वक्त ये वाक़या हुआ सारा उस वक्त वो उस जाहिर है वहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, किसी ने आके जज साहब को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। ये फैक्ट्स हैं, राइट? वहाँ पे हालांकि बड़ी हाई और टाइट सिक्योरिटी होती है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनका आपस में एक उनको पता था कि ये क्या उन्होंने करना है और जज साहब को मजा चखाने का फैसला कर लिया गया था। जी बिल्कुल, कुछ ऐसी सूरत हाल थी, कशीदगी की सूरत हाल थी, कशमकश थी। तो क्योंकि डिप्टी कमिश्नर और एसी जो है वहां से ठीक हो गया जी। आप अभी अब मेरे साथ रहिए, मैं शमशाद मांगड़ साहब से उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है, रोजनामा जना के वो एडिटर भी हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी अपना वीलॉग करते हैं और इस इशू पर भी उन्होंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मांगड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। ये जो सारा वाक़या है, अब ये आपने हमारे नुमाइंदे की भी बात सुन ली, इसमें जो ये बार के सदर हैं, बार के सेक्रेटरी और बहुत सारे दूसरे लोग, इस तरह से इन्होंने आके सब कुछ किया और फिर उसके बाद पुलिस ने कोई गिरफ्तार यानी ना को पर्चा दर्ज किया और अभी तक स्टेटस ये है कि जो बार के सदर हैं, बार के सेक्रेटरी और दूसरे कई वकील वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं है या पकड़ने में कामयाबी नहीं हुई। आप कैसे इसको बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया समी साहब। ये जो सारा ड्रामा हुआ है दिन में, इसके में जो जिन रोशनी चाहिए कि एक करप्ट क्लर्क की वजह से एक डीसी और एसी ने इतना स्टैंड लिया और हमारा सारा सिस्टम बेनकाब हो गया है कि एक करप्ट क्लर्क जो सारी इनके लिए सारा काम करता है और बेशुमार ऐसी छापें सामने आई हैं, कार्ड उठा के घर ले जाता था ये जो राना महबूब है और फिर उनको मजबूर करता था। एक बैरून मुल्क से एक शहरी ने मुझे फोन करके बताया, बल्कि वो गवाह वो अपना एफिडेविट देने को तैयार है कि मुझसे 40 लाख इस राना महबूब ने मांगा था और मेरी जमीनों पे फाइल जो है ये घर उठा के ले गया था। इस वजह से ये दो बड़े अफसरान जो है डीसी और एसी इसकी सपोर्ट में उस जज साहब की तौहीन करने के लिए आ गए। तो जहां तक ये मामला है, ये जुमेरात को वाकया हुआ जब जुमेरात को जज साहब ने इस करप्ट राना महबूब जो है इसको बैठाया इसलिए कि इसने आके कहा कि मैं लीगल एडवाइजर हूं और जब जज ने अपने मैथ क्लास रहा है तो उन्होंने कहा कि ये क्लर्क है, उस पे जज साहब ने उनको कहा कि बैठ जाए यहाँ पे। तो फिर डीसी ने फोन किया जो अपने उन्होंने फैसले में भी लिखा है जज साहब ने कि मैं तारक क्या बोल रहा, तो उस वक्त उन्होंने वो धमकी हमें फोन किया। तो फिर जज साहब ने इसको रॉब को जवाब साहब ने इसको क्लर्क को छोड़ दिया और अगले दिन जुमे के दिन आया तीनों को। फिर इन तीनों ने इज्तिमाई तौर पे जज के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और जब तीनों ने बदतमीजी शुरू की तो फिर जज साहब ने इनके खिलाफ अदालत एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3-3 माह की सजा सुनाई और फिर जो हमारे डीपीओ थे साजिद हुसैन खोकर उनको बुला के कहा कि इनको गुजरात जेल ले जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को, तारिक अली बसरा और इम्तियाज बेग को। और जो राना है क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो मंडी बौद्दीन जेल में बनता था, उसको वहां शिफ्ट कर दिया, उसको तो फौरी तौर पे इस ब्यूरोक्रेसी ने जेल पहुंचा दिया। लेकिन ये दो बड़े अफसरान जो थे हमारे साजिद हुसैन खोकर जो डीपीओ थे वो फैसिलिटेटर का छोड़ के आए। अब देखें तौहीन अदालत एक बार नहीं 2 दफा हुई, एक तो अदालत में तौहीन अदालत हुई, फिर जज ने जो ऑर्डर किया कि इनको सीधा जेल छोड़ के आए, तो डीपीओ साहब की क्या मजाल थी कि वो उनको जेल की बजाय लाहौर छोड़ के आता कि वहां से वो जमानत करवा लें। तो इसकी एक अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। ये से काफी नहीं है कि पंजाब हुकूमत को मंडी बौद्दीन बदर कर दिया है, डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट कमिश्नर को और इसको साजिद हुसैन खोकर को जो डीपी है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दूसरी कार्रवाई भी बनती है।
पहले तो ये अदालत के साथ बदतमीजी के मुजरिम थे, फिर उसके बाद जो दूसरा है तो जाहिद यार गोंदल, यासर अल्फात और मतीउर रहमान रांझा, जिशान गोंदल और उनके साथ कुछ और 8-10 बंदे जो थे बुखला, उन्होंने जज को जाके अदालत में जिस तरीके से थ्रेट किया वो आपने वीडियो देखी है, फिर उनको घर भिजवाया, फिर अच्छा उसके बाद ये जिन इंतजामियों को पुलिस को एहसास हुआ है कि जज का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ कल रात को हुआ है जब इनको ये पता चला है कि मामला लाहौर पहुंच गया। अदरवाइज इस सारे केस में समी साहब अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस केस को जो हाइट मिली है क्योंकि जज साहब एक आम आदमी के लिए खड़े हुए। एक आम आदमी का कौन सुनता है? यहाँ ताकतवर के लिए तो ताकतवर को इंसाफ मिलता है, ताकतवर के लिए हमारी जिली इंतजामी होती है, लेकिन रौब जवाब के साथ अवाम इसलिए खड़े हो गए, लोग इसलिए खड़े हो गए कि उन्होंने एक आम आदमी की बात सुनी, एक आम छोटे मुलाजिम की बात सुनी, और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट की तारीख में पहली दफा कटहरे के अंदर खड़ा करके हथकड़ियां लगाने का हुक्म दिया गया। अच्छा मांगेट साहब, मैं एक और सवाल मेरा आपसे, ये बड़े पावरफुल लोग होंगे जो ज़लई बार के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो यकीनन जो वहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, जो फैमिलीज़ हैं जो रूल करती हैं, इनका भी उन्हीं के साथ ताल्लुक़ होगा, वगरना इतनी हिम्मत किसी सिर्फ एक आम वकील में तो नहीं है कि वो जाए और जाके सेशन जज को उठाए, कमरे में ले जाए, मारे पीटे, गालियाँ निकाले। ये कोई ऐसा मामला भी है? क्योंकि शायद आप कुछ जानते हो इस हवाले से। समी साहब, मेरा चूंकि मैं उसी इलाके से तल्लुक़ है, मंडी बहाउद्दीन के ऊपर मैं इसलिए ज्यादा फख्र करता हूं कि मेरी मंडी बहाउद्दीन से सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी के जज हैं, और अफसोस भी मुझे इसी बात का है कि जिस जिले के सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी में जज हों और उसी जिले में एक जज की तौहीन की जाए तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखें आप कि पंजाब बार काउंसिल ने इसका खुद नोटिस लिया और ये जबरदस्त इकदाम है, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। जाहिद यार गोंदल और मतीउर रहमान रांझा और जो सेक्रेटरी जो है यासर अल्फात, इनके दफातर ना सिर्फ सील किए हैं बल्कि इनके वकालत के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए हैं। और फिर इसके अलावा समी साहब जो मंडी बहाउद्दीन बार के सीनियर वकील हैं, मिसाल के तौर पे 3 दफा जो सदर रहे हैं महमूद रांझा एडवोकेट, उन्होंने कल इजलास बुलाकर ये जो वकील ये जथा जिसने हमला किया जज साहब पे, उन्होंने शदीद मजम्मत की है। अच्छा मांगेट साहब, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं, बड़ी काबिल तहसीन है, लेकिन ये वाकया जुमेरात को हुआ और बाकी जो सारा काम है वो कल या परसों जब ये इसको हाइप मिली तब हुआ। क्या ये बेहतर ना होता कि अगर जुमेरात को वाक़या हुआ तो जुमे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन फौरी तौर पर कुछ रिएक्शन होता? ये तो ऐसा लगता है जब थोड़ी हाइप मिली इस चीज़ को और बहुत मुश्किल हो गया उन लोगों को अपना आप बचाना, तो फिर तब ये अश्क पोशी फिर की गई है। नहीं, मैं समी साहब इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि बारिश जो है वो जुमेरात को शुरू हुई, इसमें सलाबी शक्ल जो है वो पीर को और फिर मंगल को इख्तियार की है। यानी जुमेरात को उसकी पेशी थी असिस्टेंट कमिश्नर की, वो असिस्टेंट कमिश्नर खुद नहीं आए, उन्होंने अपना वो क्लर्क जो है राना महबूब उसको भेज दिया, उसने आके पहले बदतमीजी की जज साहब से, तो ये बुनियाद थी। फिर जुमे को जज ने एक दिन का वक्फा देके तीनों को तलब किया है, फिर और उन तीनों ने भी बदतमीजी की। आप उन तीनों ने भी बदतमीजी की, रात को भी बदतमीजी हुई, जुमे को भी बदतमीजी हुई, लेकिन ये सब कुछ हमने देखा ये मंगल बुध को हुआ। हाँ जी, वो इसलिए कि जब उन्होंने बदतमीजी की, जब जुमे के रोज इन दोनों को हथकड़ियां, तीनों को हथकड़ियां लगी हैं, तो ये जाहिद यार गोंदल जो है ये अपना जथा लेके उस वक्त भी वकील साहब जज साहब के पास। यहाँ पे रुकिए मांगेट साहब, ब्रेक मुझे लेनी है, मैं वापस यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करप्ट क्लर्क को बचाने के लिए बहुत सारे अफसरान जो हैं उन्होंने जज साहब की साथ जो कुछ किया वो आपने देखा, और अभी तक जिन लोगों ने ये किया वो मफरूर हैं, और जो पुलिस वाले हैं उनको सिर्फ ज़िला बदर किया गया। बाकी कहानी इसकी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मंडी बहाउद्दीन में होने वाले उस हम अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जिसमें बार के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अपने साथियों के हमरा वहाँ पर एडिशनल एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार के साथ उन्होंने ज़्यादती की, उनको मारा पीटा, अदालत में उठा के उनको उनके चैम्बर में ले गए, फिर उसके बाद उनको बाहर ले आए घसीटते हुए, मारते हुए,
और उसके बाद उनको मुबैना तौर पर गाड़ी में बिठाकर उनसे कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, आइंदा यहाँ का रुख नहीं करना। तो यहाँ पर जो दरूद शरीफ पढ़ने वाले मुसलमान थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैंक्टिटी का के उनके नाम की, उनकी नामूस के लिए जो बात कर रहे थे, उनको तो रोकने के लिए गोलियां मारने का भी हुक्म दे दिया गया और उनको रोकने के लिए हर तरह का एक्शन किया गया, ये कह के रेट ऑफ द स्टेट बनानी है। लेकिन ये सेशन जज साहब को यहाँ पर आया, मारा पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया, लाके कहा गाड़ी में बिठा के इधर नहीं आना। और वो जो पुलिस वाले हैं उनको सिर्फ ज़िला बदर किया गया, कोई वो अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए। तो रिट ऑफ द स्टेट मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का के लिए बाहर निकलने से मुतासर होती है या इस तरह की गुंडागर्दी की पर्दापोशी के लिए? जनाब शमशाद मांगट साहब, जरा बयान फरमाइए जो आप फरमा रहे थे। समी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि साजिद हुसैन खोखर साहब जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिले हुए थे और उन्होंने उनको फरार करवाया, जेल भेजने की बजाय उनको लाहौर पहुंचाया, जहां पर उन्होंने अपनी जमानतें करवाई। और समी साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो क्लर्क राना महबूब है कितना ताकतवर है, आप हैरान रह जाएंगे। ये 8 माह पहले ये बहाल हुआ है और ये एक महफूज भुल्लू जिम्मेदार है मुकामी जो अमेरिका में सेटल है, उसकी जमीनों के कागज इसने गायब कर दिए थे। उसकी दरखास्त पे इसको सस्पेंड किया, इसलिए डीसी के माताब था। उनका एक जाली हल्फनामा अदालत में जमा करवाया था। जब वो हल्फनामा पकड़ा गया तो इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज हुआ। एसी फालिया जो तहसील है मंडी बहाउद्दीन की, मुनीर कलियार साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने राना महबूब के खौफ से वो इंक्वायरी ठप कर दी। और इसको बहाल पता कहां से हुआ? ये बहाल हुआ स्पीकर चैम्बर लाहौर से, जनाब परवेज लाई साहब के चैम्बर से इसको बहाल करवाया गया। इसलिए ये जजों के सामने जाके उनकी तौहीन करता है। इसको पता है कि मेरे पीछे कौन खड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये मैंने ये जो पहले बात की थी कि ये है जिसने हमारे सारे सिस्टम का जो कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया और हमें पता लग गया कि हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारे जो है वो जिला इंतजामिया कहाँ खड़ी है। आखिर क्या वजह है कि एक वकील के लिए एक डीसी और एसी इतना रिस्क लेके अदालत में पे चढ़ दौड़े? उसकी बुनियादी वजह यह है कि राना बहुत आदमी है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद मांगट, आपने बड़ी तफसील से बात की। राना ताहिर साहब, अगर देखिए सिर्फ वहाँ से पुलिस वालों को ज़िला बदर कर देना, ये तो कोई सज़ा नहीं है और मुल्ज़मान जो हैं अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए और ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से उनको फ़रार कराया गया, डेफिनेटली सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके साथ है और कोई ऐसा तो नहीं लगता कि ये जज साहब को इंसाफ मिलेगा। शमी साहब, देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले भी आपने देखा कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मातहत अदलिया के जज साहबान के साथ कुछ इलाकों में वकला ने जिस किस्म की बदतमीज़ी हुल्लड़बाजी का मुजाहरा किया, वो भी खबरें आती रहीं। अगर किसी एक पर भी ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन ले लिया जाता तो ये सूरत हाल कहीं रुक जाती। लेकिन ये जो कुछ मंडी बहाउद्दीन में हुआ, ये तो बहुत ही ज़्यादा है कि एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनकी अदालत पर हमला किया गया जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। शमी साहब, ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और इन वकला लीडरों का गठजोड़ जो है वो साफ जाहिर है और पुलिस वाला भी इनको फैसिलिटेट कर रहा था, DPO जिसने जो इनको ले गया होगा। की है कि जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो इस वाक़े का आज खुद नोटिस लें और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए कि कौन कौन लोग हैं जिन लोगों का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो ज़िले की सबसे बड़ी अदालत के जज पर हमला करवाएं। ये हमला डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के इमा पर किया गया समी साहब, और ये इस पर्चे में उनको डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तार, और इसको यहाँ पर छोड़ नहीं देना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आप देखें, जो लोग मुजाहरा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, पुरअमन सियासी मुजाहरा जो होता है वो कोई भी जमात करे, वो एक आइनी हक होता है कि पुरअमन जुलूस निकालें या मुजाहरा करें, अपने कोई मुतालबात पेश करें। लेकिन ये तो समी साहब सरीहन गुंडागर्दी है ना। मैं फिर ये कहता हूँ, रेट ऑफ द स्टेट जो है वो ये है कि ये इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, जो लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, मेरिट को बर्बाद करते हैं, रेट ऑफ द स्टेट ये है कि इन लोगों को पकड़ के जेल में डालें और लोगों को इंसाफ दें।
तहरीक लब्बैक के जो लोग जो नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए बाहर निकलते हैं और इस्लामाबाद इसलिए आ रहे हैं कि हुकूमत ने एक वादा किया था उनसे और वो वादा शिकनी की और वो मजबूर करने के लिए आ रहे हैं, एहतजाज करने के लिए कि आप अपना एक वादा पूरा करें। वो रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज नहीं कर रहे, ये आप लोगों को गुमराह मत करें इस किस्म की बातें करके। रिट ऑफ द स्टेट ये वो लोग चैलेंज कर रहे हैं जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, लोगों को लूटते हैं, खसूटते हैं, मारते हैं, जजेस को मारते हैं और इंतजामिया उनके खिलाफ कुछ नहीं करती। बताएं ना आईजी पुलिस पंजाब के कि क्यों नहीं अभी तक उस डीपीओ को पकड़ा गया, और बताएं वज़ीर आला साहब, बताएं पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि उस डिप्टी कमिश्नर ने और उस असिस्टेंट कमिश्नर ने एक करप्ट क्लर्क की वजह से एक सेशन जज की इस तरह से तौहीन की, तो बताएं कि क्या उन्होंने एक्शन लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि ये चीफ जस्टिस साहब, ये अगर किसी मुल्क में अगर इंसाफ नहीं है, इंसाफ के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम तो शायद चल सकता है। ये मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई थी, गलत नहीं थी ये आपके लिए एक टेस्ट है। बिल्कुल अच्छी बात है रियासत मदीना का आप जिक्र करें। क्या रियासत मदीना में जो रियासत के एहलकार थे वो वहाँ पर जो काजी थे उनके साथ ये सलूक करते थे और फिर उसके बाद देखें वो बच जाते थे, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था, किसी ने कोई बात नहीं की। ये रोज़ाना हम तकरीरें सुनते हैं वज़ीरों की, दूसरों को गालियाँ निकालना, ये करना वो करना। आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं आप? ये अगर ये हालत है एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, आम आदमी कहाँ पे खड़ा होगा मुझे ये बताइए। ये एक उसको क्या मिलता होगा इस निज़ाम में? ये अच्छी अच्छी बातें टीवी पर और बड़े ज़बरदस्त माहौल, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लोगों के मसाइल का हल है। और रोज़ाना ये कहना कि दुनिया में गैस जो है वो पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, पेट्रोल सबसे सस्ता है और लोग मर गए, बर्बाद हो गए। साहब यहाँ मैं गुजारिश करूँ आपको कि यहाँ पे आजकल बड़ी बातें हो रही हैं जी, फलां होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब भी अदालतों पर हमले हुए हैं वो मामलात नज़रअंदाज किए गए। माजी में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा पर भी हमला हुआ, बिल्कुल उसके मुल्ज़म भी नहीं गिरफ्तार किए गए। क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब, वो फुटेज भी मौजूद है, इन्होंने अदालत उज़्मा पर हमला किया था, बिल्कुल उन लोगों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और अभी भी क्या हो रहा है इनके बारे में क्यों ढीलपन का मुजाहरा किया जाता है? अभी क्या हो रहा है? अभी एक झूठा जालसाजी के साथ एक हल्फनामा और फिर उसके बाद एक ऑडियो बनाई, झूठी ऑडियो, और जो पता है झूठी ऑडियो वो तकरीरें सारी मौजूद हैं जिनमें से क्लिप्स उठाए गए। साकिब निसार साहब पर हमला इसलिए किया इन्होंने क्योंकि उन्होंने उस वक्त जजेस को, उस बेंच को इन्फ्लुएंस करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये हीरे हैं, ये वो जज हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, कानून के मुताबिक, और उन्होंने किया। तो ये राना शमीम साहब जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत पहले मेरे पास एक फ़ाइल आई थी कि इन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन क्योंकि हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे, ये मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते थे, तो ये अब इन्होंने एक वीडियो ऑडियो बना दी, साथ एक बयान। ये अदालत पर हमला नहीं है, और जिन लोगों ने किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो फिर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के सिंध से 30 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, अंदाजा करें, बैठे इस्लामाबाद में। अच्छा जी, अब जरा सिंध की बात जो है ये भी रूल ऑफ लॉ की बात है। एक बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि कराची के शहरियों के लिए जो प्लाट थे, यानी रिफाई प्लाट थे, पार्क्स के प्लाट थे, या जो सड़कें थी उनके साथ साथ जो साइड स्ट्रीट्स थी, उन पर जो अगर कब्ज़ा है उसको खाली कराया जाए, तो उसमें नस्ला टावर सबसे एक मिसाल बन गया। लेकिन आप ये देखें पूरी बिल्डर माफिया, और उसमें पता नहीं सोसाइटी के कौन कौन से लोग, उसमें मीडिया भी सारा शामिल हो गया, और आके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट, क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस जनाब गुलजार साहब और एजाजुल एहसन साहब और काजी अमीन साहब, के किसी प्रेशर में नहीं आए। और हालांकि सिंध हुकूमत अब देखें इतनी बड़ी बिल्डिंग को हथौड़ों से गिरा रहे हैं, अंदाज़ा करें ना, व्हाट अ जोक, कैसे ये अदालती अहकामात का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे गिराएं। अब जनाब एक ऑर्डिनेंस सिंध काबीना ने जिसको अप्रूव कर दिया और गवर्नर साहब के पास भेजा है। आई होप कि गवर्नर साहब इस पर साइन नहीं करेंगे, इस पर इसको वापस भेजेंगे, या कम से कम जहाँ तक भी वो इसको रोक सकते हैं इसको रोकें। इसलिए कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, वापस आकर मैं इसका कुछ हिस्सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। कब्जा माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात, वो भुट्टो जिसने फांसी को फंदे को चूमा इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के लोगों की आज़ादियों के लिए, जिसकी जमात का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, ये जमात अब इनकी हुकूमत है सिंध में, और काबीना ने, सूबाई काबीना ने
एक ऑर्डिनेंस करके अप्रूव भेजा है सदर गवर्नर साहब को दस्तखतों के लिए, जिसमें ये सारी जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, सरकारी ज़मीनों पर बनी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि उनको चैलेंज ना किया जा सके, अदालत उनको गिराने का हुक्म ना दे सके। इससे स्याह तरीन दिन मैं नहीं समझता कि कोई होगा। लेकिन ये सारी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम सब जानते हैं, रोज़ाना टीवी पर आप देखते हैं कि किस तरीके से नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिमूव करें, और भी बहुत सारी वो इमारत जो ऐसी जगहों पर बना दी गई हैं जहां नहीं बननी चाहिए थी। मसलन ये जो नस्ला टावर है, ये शाहर कायदीन जो बड़ी सड़क है उसकी साइड स्ट्रीट को इसने कवर किया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको गिराया जाए। हमने देखा पूरी जो बिल्डर माफिया है पूरे मीडिया पर छा गई और आके इस तरीके से, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस पे रिव्यू भी खारिज हो चुकी है, फिर दोबारा कहा जा रहा है कि बेंच बनाए सुप्रीम कोर्ट और फैसला करे। यानी मतलब दूसरे अल्फाज में कि अगर हमारी मर्ज़ी का फैसला जब तक नहीं आता हम इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। और फिर उसके बाद पॉलिटिशियन भी इसमें आ गए सारे, यानी ज़ाहिर है ये जो जाली सर्टिफिकेट दिए गए, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े किए गए, ये हुक्मरानों की मदद के बगैर तो नहीं हो सकते थे। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी आ गए, सारे मीडिया वाले भी आ गए और इन्होंने एक पूरा एक महाज बनाया। लेकिन सलाम है चीफ जस्टिस जनाब गुलजार साहब को, एजाजुल एहसन साहब को और जस्टिस काजी अमीन साहब को कि किसी दबाव के आगे वो नहीं झुके, किसी तरह की भी उन्होंने इस हवाले से कोई लचक नहीं दिखाई और कहा कि जो कानून है उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। बल्कि उन्होंने जो मिलिट्री लैंड्स हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से भी वो बात कही कि जो पाकिस्तान में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि जो लैंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए दी गई, अगर वो लैंड की अब ज़रूरत नहीं रही मिलिट्री को, तो उस पर आप कोई अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग मॉल्स या सिनेमे या तफरीही मकामात नहीं बना सकते, वो आप सरकार को वापस करें वो ज़मीन। और ये कहा कि तीनों सर्विसेज चीफ्स के दस्तखतों से बताएं 1 महीने के अंदर अंदर कि आप क्या पॉलिसी फार्मूलेट करेंगे इस हवाले से, और वो ज़मीन जो अब दिफाई पर्पज़ के लिए दी गई थी, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, वो कैसे आप उन इदारों को वापस करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये अक्रॉस द बोर्ड एक फ़ैसला। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि अदालत ने तमाम तफसीलात मांग ली और कहा कि हर उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है जहाँ पर वो नहीं बन सकती थी। तो अब एक ऑर्डिनेंस सिंध काबीना ने अप्रूव करके भेजा है गवर्नर साहब को दस्तखतों के लिए। इसका प्रीएम्बल मैं आपको पढ़ देता हूँ, ज़रा सुन लें। वेयर एज it is expedient to provide relief to the people of Sindh as over the last many years due to surge of population, widespread construction in different areas of the province has taken place and many households or building or structures have been constructed either in the violation of use of land rules or building control rules। यानी बहुत सारी तामीरात हो गई हैं जहाँ पर बिल्डिंग रूल्स की भी वायलेशन की गई है और ज़मीन का भी जो है वो इस्तेमाल है वो जहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए था वो नहीं हुआ। तो और सिंध असम्बली क्योंकि अब सेशन में नहीं है, इसलिए टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध इज सिक्योर्ड एंड दैट दे कंटिन्यू टू हैव कॉन्फिडेंस विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्डिनेंस हम लगा रहे हैं। यानी वो सरकारी दस्तावेज़ात जो जालसाजी के साथ बड़े बड़े माफियाज़ के साथ मिलकर सरकारी ज़मीन को हथियाने के लिए पैसा दे लेकर जो सर्टिफिकेट्स या जो कागजात अलॉटमेंट के जारी किए गए हैं, अब वो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यानी इससे बड़ा जुल्म राना ताहिर साहब, मैं आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम जस्ट स्पीचलेस कि ये क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। ये लोगों की नुमाइंदा जमाते हैं। ये समी साहब देखें, बात यह है, ये 14वां साल जा रहा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में, और 14 सालों में जो सरकारी अराजी पर कब्जे किए गए, ये सब उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के बारे में बिल्कुल सही कहा था कि ये हीरे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने जिस हिम्मत और दलेरी से किसी किस्म के दबाव की परवाह न करते हुए ये फ़ैसले किए हैं कि सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म कराने के लिए जो उन्होंने, आप देखें इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को कि रफ़ाई प्लाट है,
स्कूलों की जगह हैं उन पर कब्जे कर लिए। और फिर आप देखें ये नस्ला टावर के हवाले से तो ऐसी चीखो पुकार, ये सिंध हुकूमत का काम है कि जिन लोगों ने वहां पे गैर कानूनी तामीरात की उन अफसरों के खिलाफ और उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करें और जो मुतासरीन हैं उनको उनका मुआवजा दिलवाए। और ये जो हीरो बन के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं ये जो बिल्डर, ये तो इनको तो जेल में होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के खिलाफ आके ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हमें लाठियां ना मारी जाए। आप यानी मैं हैरान हूं कि यही वो सारे के सारे जो लोग हैं जब लब्बैक कलमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ते हुए जब वो निकल रहे थे आगे तो कहते थे कि इनको रोक दें, ये जो है रेट ऑफ द स्टेट के खिलाफ हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे, कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर रिवीजन खारिज हो गई और ये लगे हुए हैं टेलीविजन पर आके तकरीरें हो रही हैं और पता नहीं नई नई क्या जनाब वो दी जा रही हैं, नसीहतें की जा रही हैं कि जी इसका बेंच बना दिया जाए, इसको ये कर दिया जाए। दे शुड ऑल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो हतमी हैं और उनको मानना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से वहां पर लंदन में बड़े बड़े फैसले हो गए, लेकिन ये यहां पर ये ललकार रहे हैं और बिल्कुल दीदा दरेरी से आके उसको गैर कानूनी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करें और ये करें, और ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है। बड़ा अफसोस है, कोर्ट के रास्ते में रुकावट डालने की बात, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है। ये अच्छा जी लाठी चार्ज वाला काम था ना, टाइम बहुत कम वो है, भी ड्रामा था। मैं दूसरी जी वो तो इंतजामिया तो मिली हुई है ना, सिंध गवर्नमेंट तो मिली हुई है साथ, वो उनको आगे कर रही है, फिर बाद में और लोग भी शामिल हो गए। अब तो पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ना। अच्छा जी, अब मैं रियाज फतेहाना साहब को नोटिस हुए, राना साहब मेरा सवाल एक है, टाइम कम है मुझे पता है। अब मलिक अमीन असलम साहब की क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दोस्त हैं, अपने हल्के से इलेक्शन हार गए, कोई उनको पजीराई नहीं मिली, लेकिन वहाँ के मामलात जो हैं वो अमीन असलम साहब भी तय करते हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है? ये क्या वोट की इज़्ज़त है? ये क्या, वो खुद फरमाते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के मेरिट पर होगा। अब अमीन असलम का तकर्रर मेरिट पर है और उसके बाद जो इलेक्टेड लोग हैं, रियाज फतेहाना एक इलेक्टेड आदमी है और उन्होंने बात की है जो वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। मुझे ये बताइए, क्या अब MNS जो हैं वो असम्बली के सेशन में या अकाउंट्स कमेटीज़ में वो पूछ कर बात करेंगे और उस बात की बुनियाद पर तो कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती? ये कहाँ से तहरीक इंसाफ ने, इंज़बाती कमेटी ने ये जो फैसला कर लिया, ये जमहूरियत है? और क्या ये अब मेरिट सिर्फ यानी सिर्फ ये बात है कि जी अगर खून का रिश्ता हो उसको कोई सपोर्ट करे तो जी फिर वो गलत है? जो दोस्त है वो भी एक तरह की अकबा परवरी है ना राना साहब। समी साहब देखें, बात ये आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है कि ये देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये अवामी नुमाइंदों का एक फोरम है जिसने आपके पूरे हुकूमती अखराजात का जायज़ा लेना होता है। आप इस किस्म की देखें, यहाँ पे एक तरफ तो आप कहते हैं जमहूरियत है, इजहार राय की आज़ादी है, आप अपने मेंबर पार्लियामेंट को ये हक नहीं देते कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई बात कह दे। अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो आप उसका अपना उसे जवाब दें। गलत बात किया है ना, डिस्कशन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं वही कहता हूं ना कि अगर इख्तिलाफ राय भी होता है, आप इख्तिलाफ राय को दबाएं तो नहीं। अब देखें ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास उनकी एक्सेस है, बड़ी तारीफें होती रहती हैं हर वो। खैर वज़ीर-ए-आज़म साहब का तो जो दिल में आए, जिसकी तारीफ कर दें, जिसको जीरो कर दें, जिसको हीरो कर दें। सादक साहब कितने पॉपुलर लीडर हैं अटक के, उन्होंने अमीन असलम साहब की वजह से उनको भी खुटे लाइन लगाया हुआ, सबको पूरा वो जिला उनके हवाले कर दिया। और अब ये कि जनाब अच्छा फिर कहते हैं जी मैं मेरिट, और भाई ये दोस्तों को इस तरह से प्रमोट करना ये कौन सा मेरिट है? मुझे अब ये बात बता दें, कहां से ये मेरिट आ गया? आप बात मेरिट की करते हैं, प्रमोट अपने दोस्तों को करते हैं, क्योंकि बच्चे आपके बाहर हैं, इसलिए जो आपके दोस्त हैं वही आपके इस वक्त फैमिली है ना। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, पूरा जमाना जो है वो। मुझे ये ऐसी आपने तैनाती की हैं जो मेरिट पर नहीं है मेरिट पर। तहरीक इंसाफ वाले तो खामोश हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो मीडिया का काम है ये आईना दिखाना, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। बात यह है कि आप नाम करते हैं मेरिट का, लेकिन आप मेरिट पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आप अपने दोस्तों को प्रमोट कर रहे हैं इलेक्टेड लोगों पर, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब जमहूरियत पर आपका यकीन है। लेकिन अगर कायमा कमेटी में किसी ज़बानबंदी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबरों की ज़बानबंदी तो नहीं होनी चाहिए सर। ये तो एक मतलब मेरी तो समझ से राना साहब ये बात समझ से बाहर है कि फिर ये कहाँ का मेरिट है और ये कौन सी ये इस्लामी रियासत है जिसमें इस तरह की आपके सामने हमने वो जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब 6 दिन से हैं पंजाब में, उनकी अपनी हुकूमत है,
एक सेशन जज के साथ ये किया वहाँ की इंतजामिया ने, इत्तेहादियों के साथ क्या कर रहे हैं ये? आप देखें ना, काफ लीग इनकी इत्तेहादी है पंजाब में। हाँ, ये बल्दियाती कानून ला रहे हैं और उसको मैं काफ लीग को एतमाद में नहीं लेते। अब काफ लीग वालों ने इनसे कहा है कि भाई दही इलाकों में की नुमाइंदगी आप क्यों कम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आप ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम इस तरह के कानून को कैसे सपोर्ट करेंगे। ये जो एक डेडलॉक है, इनके पास मेंबर तो है नहीं। अब अगर ये अक्सरियत अपने हरकतों की वजह से लूज करते हैं तो इल्जाम लगाएंगे एस्टेब्लिशमेंट पर कि जनाब हो अब हमें तो उन्होंने हमें हरवा दी। वही बात आ जाती जो आपने अभी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात की। अब देखें, जहां तक बल्दियाती निज़ाम का ताल्लुक है, ये बात माननी पड़ेगी कि चौधरी परवेज इलाही का पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जितना तजर्बा है वो किसी का ना हुकूमत में शामिल किसी और बंदे का है। वो ज़िला कौंसिल से मेंबर मुंतखब हुए, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए, वज़ीर बल्दियात रहे। ये जो है ना, देखें उन्होंने इनको लोकल बॉडीज़ के हवाले से जामे तजावीज़ पेश की, लेकिन ये अपने इत्तेहादियों की तजावीज़ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर ये तो एक डेडलॉक है, डेडलॉक हो गया है। मैं आपको आज वीडियो लिंक पर ना, ये पीटीआई और काफ लीग वालों की एक मीटिंग हुई वीडियो लिंक पे, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। और चौधरी परवेज इलाही जो है ना, मैं तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि चौधरी परवेज इलाही लोकल बॉडीज को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए, होने भी चाहिए, ये वादा भी है इनका। खुद इमरान खान साहब कहते थे। बहरहाल अब अफसोसनाक इसमें ये है कि अगर आप अपने अलाइज के साथ झगड़ा आपका होता है, आप उनके साथ चीज़ों को नहीं शेयर करते, उनको एतमाद में नहीं लेते, अगर आपकी हुकूमत हिलने लग जाए तो फिर बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं लो जी उधर से अब हिल गए पत्ते और जनाब हिल गई तारें और अब ये जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप अपने कामों पर ज़रा तवज्जो करें और चीज़ें ऐसे अंदाज से हल करने की कोशिश करें तो शायद ये जो थरथराहट है इसमें थोड़ा तवक्कुफ हो जाए पैदा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।